स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट डे से है जो ये आपकी मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस बहुगुणक कारक परिकल्पना। तो इसे सबसे पहले मेंडल फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट सो दैट ईच trait is inherited by only one gene, but modern scientists have proved that a trait in a organism is controlled by many genes. This is called in gene interactions. This hypothesis is the multiplicative factor hypothesis. Generally, only two genes are located on the locus of chromosomes, which can be dominant or recessive. But if mutations occur in them and these genes are located on a homologous chromosome, homologous chromosomes but are located as if three or more than three genes on a locus, then these genes are called multiple alleles. Only two alleles can remain on a zone and this genotype. मतलब आपकी जो मेंडल ने अपने प्रयोगों से यह बताया था कि प्रत्येक लक्षण वाले एक जीन के द्वारा वंशानुगत होते हैं, परंतु कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सिद्ध किया कि जीवों में एक लक्षण अनेक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जीन इंटरैक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ यही कॉन्सेप्ट आपकी कहलाती है बहुगुणक कारक परिकल्पना, मतलब मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। बात करें इनकी सामान्यता क्या होते हैं, ये लॉकस होते हैं, मतलब एक गुणसूत्र जो होता है एक बिंदु पथ पर आकर दो जीन्स की स्थिति पर स्थित हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक क्या होता है प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होते हैं। परंतु इसमें कुछ म्यूटेशन आ जाते हैं, मतलब उत्परिवर्तन आ जाते हैं और ये जीन्स किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर एक बिंदु पर लोकस पर तीन या तीन से अधिक जीन के रूप में स्थित हो जाए, तब ये जीन्स क्या कहलाते हैं, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। किसी जीन्स पर क्या होते हैं केवल दो एलील्स, युग्म विकल्प बोलते हैं जिसे, वही रह सकते हैं और ये क्या होते हैं जीनोटाइप होते हैं। बात करें इनके कैरेक्टर ऑफ मल्टीपल एलील्स की, मतलब बहुगुणक युग्म विकल्पियों के लक्षण, जिसमें क्या आता है सबसे पहले आती है आपकी द प्रेजेंस ऑफ थ्री मोर और मोर देन थ्री जीन्स एट ए लोकस इन ए क्रोमोसोम। मतलब क्या होती है आपकी जिस क्रोमोसोम में एक लोकस पर तीन या तीन से अधिक जीन्स पाया जाना, ठीक, बोल सकते हो बिंदु पथ पर। दूसरा आता है आपका सिंस ऑल द क्रोमोसोम्स आर द सेम they are located on the locus, so there is never any crossing over between them. चूंकि मतलब गुणसूत्र क्या होते हैं एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच कभी कभी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होती है। बात करें थर्ड इनके कैरेक्टर की, तो दे ऑलवेज इफेक्ट द सेम ट्रैट, मतलब ये हमेशा एक समान लक्षणों को ही क्या करेंगे, प्रभावित करेंगी। आपकी चौथी आती है म्यूटेशनल ट्रैक्ट व्हेन टू मल्टीपल एलील्स आर इन ब्रीडिंग जनरेट फ्रॉम द फिनोटाइप आर नॉट। जो दो एलील्स होते हैं बहुगुणक मल्टीपल एलील्स होते हैं, उनका परस्पर जो पेरेंट्स होते हैं उनमें फिनोटाइप्स रूप से ये क्या होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। बात करते हैं फिफ्थ की, दे इफेक्ट आर एलिमिनेट देयर एडजेसेंट जीन्स लोकल, मतलब ये अपने जो आजू बाजू अगल बगल बोल सकते हैं जीन लोकल को भी क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे या वहां से ये लुप्त कर जाते हैं, प्रेजेंस नहीं होते वहां पे। अब बात करते हैं इनके एलिलिज्म्स की थ्योरीज की। तो आपकी एलिलिज्म्स की थ्योरी के सिद्धांत बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा शो की गई है, जिसमें पहला आता है आपका क्लोज लिंकेज थ्योरी, मतलब बंद सहलनता सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल एलील्स do not cause mutations in the gene located in the same locus, but thus genes are located very close the different locus on the chromosome, it is called pseudoria। मतलब आपकी जो इसके अनुसार हम बात करें क्लोज लिंकेज की, तो जो मल्टीपल एलील होते हैं उसी पर लोकस जो बिंदु
पथ है वहां पर आकर के जीन में उत्परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि इनके जो जीन गुणसूत्र होते हैं उन पर बहुत, या हम बोल सकते हैं पास पास विभिन्न लोकस आकर के प्रेजेंट हो जाएंगे। इसे हम स्यूडो एलील भी कहते हैं। क्लोज्ड लिंकेज को आप स्यूडो एलील्स भी कहते हैं। बात करें सेकेंड थ्योरी की, जो क्या है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल एलील्स आर कॉज्ड द म्यूटेशन। आपकी जो बंध उत्परिवर्तन होती है वो क्या होती है, बहुयुग्मक विकल्पितियां होती हैं, जो हमने अभी पढ़ी है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। जस्ट उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, या उसी के अनुसार इसमें उत्परिवर्तन के लक्षण उत्पन्न होंगे। बात करते हैं थर्ड हेट्रोक्रोमैटिन थ्योरी। तो हेट्रोक्रोमैटिन के अकॉर्डिंग क्या होती है, chromosomes first break and then the re-restrict heterochromatin located near the zone. Due to this normal state is not able to come because it affect the response of astrochromatin genes, so that there is variation in its importance of effect in this response of astrochromatin। मतलब ये क्या होती है, हम बात करें हेट्रोक्रोमैटिन की तो इसके अनुसार जो फर्स्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम जिसमें टूट जाता है और फिर क्या होती है जीन के समीप आ जाते हैं जो हेट्रोक्रोमैटिन है उनमें इनमें फिर से रीजनरेट की प्रोसेस होती है, और इसी कारण इनमें जो समान अवस्था में ये पास पास स्थित नहीं होते हैं, साथ ही इनमें जो एस्ट्राक्रोमैटिन होते हैं उनके भी जीन्स की प्रतिक्रिया उनमें भी प्रेजेंट हो जाती है, साथ बोल सकते हैं वो भी क्या करते हैं इसे इफेक्ट पहुंचाते हैं, जिससे कि इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाती है। ये है आपकी थ्योरी ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एलिलिज्म की। एलिलिज्म्स के इंपॉर्टेंस में पहला आता है आपका द सजेस्ट दैट जोन्स कैन आल्सो म्यूटेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब इससे यह पता चलता है, इस एलिलिज्म से यह पता चलता है कि जीन क्या होते हैं विभिन्न दिशाओं में उत्परिवर्तन कर सकते हैं। म्यूटेशन की प्रोसेस हर एक दिशा में आसानी से होती है। सेकेंड्स आते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस जोन्स कैन बी सीड लाइट ऑन नेचर। मतलब इसकी सहायता से जीन्स की जो उसकी नेचर होती है, उसकी प्रकृति होती है, उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। बात करें थर्ड, तो हमने आपको बताया था स्यूडो एलील्स होते हैं, स्यूडो एलील्स में ये द्विगुणन कर सकते हैं और एक सामान्य द्विगुणन की तरह ही भी होते हैं, इनमें भी उत्परिवर्तन की दिशाएं ज्ञात नहीं होती हैं। अब बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की। सेक्स डिटरमिनेशन में आते हैं जिसे हम लिंग विभेदन कहते हैं। इनमें दो चीजें आती हैं आपकी ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। बात करें ऑटोनोमस की तो इट इज प्रोड्यूस्ड in each cell of Drosophila male and female depend on the type of chromosomal organization of a particular cell development is called autonomic। examples के लिए sex mosaic, Drosophila honey। आपकी जो ऑटोनोमस होती है यह ड्रोसोफिला के प्रत्येक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मेल और फीमेल में उत्पन्न होती है, और साथ साथ ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो विशिष्ट प्रकार की उनमें कोशिका या उनमें जो क्रोमोसोमल संगठन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से उनमें विकास करता है, तो इसे हम ऑटोनोमस कहते हैं। जिनके एग्जाम्पल है लिंक मोज़ेक, साथ ही साथ ड्रोसोफिला मधुमक्खियां। सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है, ये क्या होती है ओवम्स के फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है। साथ ही जो जाइगोट बनते हैं जो शुरू में क्या होते हैं अमिश्रित होते हैं, या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो की स्टेज पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ये मिश्रित हो जाती है, और इसी के परिणाम स्वरूप इनमें सेक्स डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऑटोनोमस और दूसरी नॉन ऑटोनोमस। हमने ऑटोनोमस बताया आपको कि इनमें गुणसूत्रीय संगठन किस प्रकार से होता है विकास के बेस पे। अब बात करते हैं नॉन ऑटोनोमस की। तो जो नॉन ऑटोनोमस होते हैं embryos for vertebrate animal have any type of sex in this the chromosome follow the process of development in any directions
that was previously under the control of hormones. It is the environment play an important role in the sex differentiations of some animals. It best of the found animal worm named Benelia. हम बात करें यहाँ जो कशरुक प्राणी होते हैं उनके एम्ब्रियो किस प्रकार के लिंग के रूप में विकसित होने के लिए सक्षम होते हैं, साथ ही साथ इनमें जो क्रोमोसोमल डेवलपमेंट होती है उसकी क्रम एक राइट डायरेक्शन में कंप्लीट होती है। विकास पूर्ण रूप से हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कुछ प्राणियों में जो क्रोमोसोमल फॉर्मेशन होता है या बोल सकते हैं हम यहाँ पे लिंग निर्धारण की प्रोसेस जो होती है वो वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छा उसका उदाहरण के लिए होता है बेनेलिया। एक बेनेलिया नामक एक कृमि में मिलता है। इस कृमि का लार्वा हमेशा बाइसेक्सुअल होता है। जब जरूरत होती है तो यह कृमि एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर मेल में या फीमेल में, ये अपने आप को क्या करता है, बदल लेता है। अब बात करते हैं आपकी बहु प्रभावी जीन की, पैलियोट्रोपिक जीन। पैलियोट्रोपिक जीन्स की बात करें तो दिस इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ जेनेटिक which are affected by many genetic by different methods. In general, such influence in a complementary heredity, dominant heredity, साथ ही साथ heritable heredity, etc. These types of heredity change interact without the influence of other genetics. This called genetics. Such a modifier usually change the phenotypic effect of other genetic in numerical form. Modifier affect the degree of effectiveness that is shown by other genetics. Similarly, there are some other genetic which is addition to dominant effect called multiple dominant genes. हम बात करें यहाँ पे पैलियोट्रोपिक जीन्स की तो ये एक विशेष प्रकार के अनुवंशक होते हैं जो सामान्यतः विभिन्न विधियों के द्वारा अनेकों जीन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं और इस प्रकार के प्रभावों को हम बोल सकते हैं संपूरक अनुवंशक या प्रबल अनुवंशक, साथ ही साथ द्विगुणित अनुवंशक आदि के रूप में क्या होते हैं, जाने जाते हैं। और इस प्रकार के अनुवंशक जो एक दूसरे अनुवंशकों के प्रभाव के बिना किसी लक्षण के रूप में रूपांतरित करते हैं, उनके रूपांतरण को हम रूपांतरक अनुवंशक कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरक संख्यात्मक रूप से दूसरे अनुवंशकों के लक्षण जो प्रारूपिक होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, सामान्यता उनमें परिवर्तित कर देते हैं। इसे रूपांतरण प्रभाविता के अंशकों को प्रभावित करने के लिए हम उसे अनुवंशक रूपांतरित अनुवंशक कहते हैं जो अन्य अनुवंशक द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार से कुछ अन्य अनुवंशक होते हैं जो अपने प्रभाव के लिए अन्य विभिन्न अनुवंशकों को एक या एक से अधिक प्रभाव को दर्शा देते हैं। उन्हें हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं या पैलियोट्रोपिक जीन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्पर्शकों, नेत्रों एवं पंखों वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें अनेक फैसेट्स को प्रभावित करते हैं। जो हम एग्जाम्पल के लिए लें तो बहु प्रभावी जीन के अंतर्गत ही आएंगे और उनके सामान्य कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की। नेक्स्ट आपकी आती है हेपेटाइटिस। तो इन द इनहेरिटेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन डिपेंड डोमिनेंट zone prevent the expression of another independent zone of influence or does not allow its effect to be shown. चलिए बात करें हेपेटाइटिस की तो ये प्रबलता, इसका मतलब होता है प्रबलता। प्रबलता की परस्पर क्रिया में एक स्वतंत्र प्रभावी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र प्रभावी जीन के अभिव्यक्ति को यहाँ बैरियर के रूप में रोकते हैं अथवा उसके प्रभाव को प्रदर्शित नहीं होने देते। इसी मतलब इस प्रकार की जो घटना होती है उसे ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं। बोल सकते हैं कि प्रबलता जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देती है वो आपकी हेपेटाइटिस फैक्टर्स कहलाती है।
अभिव्यक्त नहीं होने देता है, जिन्हें हम जीन अभिव्यक्ति भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये अवलक कारक भी होते हैं। अवलक कारक मीन्स आपकी हाइपोस्टैटिक फैक्टर। ये प्रभाविता के समान ही होते हैं, परंतु जो प्रभाविता अंतरविकल्पी होते हैं, बोल सकते हो आप इंटरजेनिक्स, उनकी भी नॉन एलिल्स को बैगल्स के रूप में रोकते हैं। इनके बात करें तो ये भी निम्न प्रकार के होते हैं आपकी। सबसे पहले होती है आपकी सक्सेसिव एलिल्स, मतलब अप्रभावी युग्म विकल्पी। सक्सेसिव एलिल्स के कारण ये क्या होते हैं, एक जो एलिल्स होते हैं वो बी एलिल्स के प्रभाव को अदृश्य कर देते हैं। साथ ही साथ दूसरा होता है आपकी सिंगल सक्सेसिव एलिल्स। तो इसके कारण ये जो ए एलिल्स होते हैं वो बी एलिल्स के प्रभाव को अदृश्य कर देते हैं। साथ ही साथ ये एक ही दिशा में, ऐसे एक ही डायरेक्शंस में जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, बी के प्रभाव को ए अदृश्य कर देगा या ए के प्रभाव को बी अदृश्य कर देगा। यदि ये दोनों दिशाओं में होता है तो ऐसी दशा जिनमें दोनों जीन एक दूसरे के प्रबलता को शो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई जीन है जो रंगीन क्रोमोसोम को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो लाल रंजक, हम बोल सकते हैं यहाँ पे उनको एंथ्रोसाइनिन की क्या करेगा, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपकी कहला जाएगी इस पे आपकी सिंगल एलिल्स, क्योंकि एक ही लक्षण उत्प्रेरित कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं उसका उनके निर्माण की उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक, बात करें नेक्स्ट लेथल जीन की, जिसे घातक जीन भी कहते हैं। तो there are some genes which do not affect the life capacity due to the which the organism is unable to survive. The cause of death to the holder is called lethal gene. कुछ जीन ऐसे होते हैं जो लक्षण प्रारूप को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि जो उनके जीवन की क्षमता होती है, जीने की क्षमता होती है, जीवन क्षमता बोल सकते हैं, जिसे जीवन क्षमता को प्रभावित करती है, जिसके कारण जीवन में मतलब जीवित रहने में असमर्थ होते हैं। और इस प्रकार के जीन जो जीन धारक की बोल सकते हैं जीन धारक की मौत का कारण होते हैं, या हम उसे यहाँ पे लेथल जीन कहते हैं, जो उसकी वजह बनती है। लेथल जीन जीवों के सामान्य क्रिया या साथ साथ विकास में इतनी अड़चन पैदा करती है कि जीव जीवित नहीं रह पाता, और ऐसे जीव क्या करते हैं, आपकी फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्ट तक कभी भी मर सकते हैं। कुछ घातक जीनों का प्रभाव जायगोट पर भी पड़ता है, और ये क्या होती है, निषेचन के तुरंत बाद मर जाते हैं, या बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, प्रारंभिक स्टेज जो होती है उनकी, उसमें भी नष्ट हो जाते हैं। इस लेथल जीन वाले जो जीन्स होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते, साथ ही साथ ये जीन्स एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक नहीं पहुंच पाती है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट है क्विनेट, उन्होंने माइस में एक्सपेरिमेंट किया था। चूहे के शरीरों के परिणाम से बताया कि चूहे के शरीर का जो पीला रंग होता है, पीले रंग व भूरे रंग पर प्रभावी होता है। इन्होंने क्या किया, पीले रंग के लिए यहाँ पे संयुग्म जीन होते हैं प्रभावी, अगर ये दोनों स्मॉल में हो कैपिटल में हो तब नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जब स्मॉल में हो तो अपने लक्षण प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण प्रभावी जीन युग्म विकल्पी घातक हो जाते हैं। साथ ही साथ इनमें अनुवंशक जो होते हैं पीले रंग को प्रभावित करने के साथ साथ घातकता को भी प्रदर्शित करता है। दोनों एलिल प्रभावी हों तभी, हमने अभी इन चीजों में पढ़ा है एपिटेटिस में कि ये क्या होते हैं, सक्सेसिव एलिल्स भी होते हैं, साथ ही साथ आपके सिंगल सक्सेसिव एलिल भी होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जब ए और बी दोनों एलिल्स प्रेजेंट हो तो ए एलिल बी के प्रभाव को क्या करेगा, यहाँ पे अदृश्य कर देगा। क्लियर। तो ये थी आपकी मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस।